हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, मतलब एशियान की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये काफी इंपॉर्टेंट एरिया है दोस्तों, स्पेशली आजकल के टाइम में जब इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी बनी हुई है तो ये एरिया काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और साथ में घूमने जाना है तो भी ये काफी अच्छा एरिया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टेक अ लुक एट द पॉलिटिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड। मैप को देख लीजिए दोस्तों अपने साथ। विच कंट्रीज वुड यू से फॉल इन द सदर्न साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ एशिया? क्या लगता है? साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस रीजन ऑफ एशिया सफर द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल consequences ऑफ रिपीटेड colonialisms, बोथ यूरोपियन एंड जापानीज। बहुत बुरी मार पड़ी इन नेशंस को। ये जो नेशंस है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, स्पेशली सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम, कभी जापान ने कब्जा करा, कभी फ्रेंच, कभी ब्रिटेन, कभी डच, पता नहीं कौन कौन आ रहा है। बुरा हाल। मतलब आप थैंक यू बोलोगे कि हमें ब्रिटेन ने रूल करा, ठीक है। इंडिया में अगर आप हो तो आप थैंक यू बोलोगे। ये हाल किया, बताओ। ठीक है, ये बोलना पड़ रहा है कि ब्रिटेन। तो मैं जैसे अभी इंडोनेशिया गया जब, बाली, तो वहां के लोग बोल रहे थे कि यू वर लकी, कि ब्रिटिशर्स वर वेरी गुड रूलर्स। ये बोलना पड़ रहा है, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि क्या इम्पैक्ट रहा होगा ये डच और फ्रेंच लोगों का, जापानीज लोगों का। बहुत ही बुरा हाल करा। डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट ये लोग कुछ लड़ भी नहीं रहे थे, तब भी खूब लड़ाइयाँ, खूब वॉर हुई। जापान कभी भिड़ रहा है, कभी ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको याद होना चाहिए, हिस्ट्री पढ़िए तो। सुभाष चंद्र बोस भी सिंगापुर वगैरह इन कंट्रीज में गए थे, राइट। तो काफी ज्यादा कोलोनियलिज्म का मार झेलनी पड़ी इन रीजन्स को। पैसिफिक रीजन में आता था और पैसिफिक में जापान का फोकस था कि मेरे को पूरा पैसिफिक चाहिए, ठीक है। इसी इसी चक्कर में इधर उधर घुसता रहा वो। जापान जब चला गया तो ये ब्रिटिशर्स, सॉरी, यूरोपियन अदर कंट्रीज ने काफी ज्यादा इंटरफेयर करा। ये हम वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे, बट आपको ये क्लैरिटी मिल जानी चाहिए कि वर्ल्ड वॉर टू के टाइम में इन कंट्रीज का बुरा हाल हो गया। एट द एंड ऑफ द वॉर इट कन्फ्रंटेड प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग, the ravages of poverty and economic backwardness and the pressure to align with one great power or another during the Cold War। उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई तो दोस्तों नई प्रॉब्लम्स। हमें तो अपनी आजादी बनानी नहीं आती। अब सब देशों में अलग अलग थे। सुकर्नो काफी अच्छे लीडर थे, इंडोनेशिया के अलग अलग लीडर, सिंगापुर के लीडर भी अच्छे थे, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम्स थी काफी सारी कि नेशन बनाए कैसे, है ना। इतने सारे गरीब लोग हैं, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, ऊपर से कोल्ड वॉर और चल रही है। भाई यूएसए का साथ दें, रशिया का साथ दे, किसका साथ दे, क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है ना। तो ये चीजें और चल रही थी। ऊपर से हमारी कोई औकात नहीं, ठीक है। सॉरी टू यूज दिस वर्ड्स, बट ये वर्ड थोड़े इफेक्टिव हो जाते हैं बोलने में ना। है कौन इतने छोटे छोटे से नेशन, ना कुछ ना ये, है ना। तो हम कुछ है नहीं, हमारी कोई सुनता नहीं। बोलेंगे कोई सुनेगा ही नहीं हमारी, ठीक है। छोटे छोटे कंट्रीज है ये। दिस वॉज अ रेसिप फॉर कंफ्लिक्ट विच द विच कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया कुड इल अफोर्ड। तो बोलते भाई अभी तो वॉर से हम जूझे हैं, ये लोग भागे हैं, आजादी मिली है, कहीं हम फंस ना जाए इसमें, है ना। ये लड़ाई वड़ाई में हमें नहीं पड़ना भाई। हमें तो अपनी खुशी चाहिए। जियो और जीनो दो की फिलोसफी फॉलो करनी है। एफर्ट्स एट एशियन एंड थर्ड वर्ल्ड यूनिटी such as Bandung Conference and the Non-Aligned Movement were ineffective in establishing the conventions for informal cooperation and interaction। तो दोस्तों बंदूक कॉन्फ्रेंस भी हुई थी, नॉन अलाइंग मूवमेंट भी था। बंदूक कॉन्फ्रेंस भी वही थी दोस्तों, एशिया अफ्रीका के देशों की, कि हमें कैसे यूनिटी रखें, कैसे हम ये कोल्ड वॉर में बचे, कैसे इंडी पॉवर्टी से दूर रहे। अभी अभी हमारा नेशन आजाद हुआ है, कैसे रहें, क्या पॉलिसी फॉलो करनी चाहिए, उस सब की थी। अगेन दोस्तों, ये आपको समझना होगा, ये कॉन्फ्रेंसेस ज्यादा सक्सेसफुल होती नहीं क्योंकि इसमें बड़े पावर का रोल होता नहीं। ये छोटे पावर्स को ज्यादा समझ में नहीं आते। इनके इंटरनल रूलर्स भी जो होते हैं करप्ट होते हैं, एक दूसरे में लड़ते रहते हैं, क्लैरिटी नहीं होती। तो बंदूक कॉन्फ्रेंस, नॉन अलाइंग मूवमेंट, हाँ अच्छा है पेपर में। लेकिन आप अगर बोलो कि रियलिटी में क्या करा, ठीक है, नैम ने ठीक है करा, लेकिन इकोनॉमी के लिए नैम ने कुछ नहीं करा। नॉन अलाइंग मूवमेंट ने, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, पॉवर्टी से बचाने के लिए। नाम मतलब ठीक है, आंसर में हमें अच्छा लिखना पड़ता है, बट आप वैसे अगर सोचो नॉन अलाइंग मूवमेंट का, तो कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं दिखता है ना। ये चीजें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। एग्जाम में मत लिख के आना, ये एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है ये। क्योंकि नैम की बुराई करना मतलब इंडिया की बुराई करना है। नैम में इंडिया ने काफी बड़ा रोल प्ले करा, लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, जो वर्ड्स आ रहे हैं ना यहाँ पे, कि नॉन अलाइंग मूवमेंट ने ऐसा कुछ जादू नहीं करा, ठीक है।
एक बार ये पढ़ लेते हैं। इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ दे हैव अ यूरोपियन यूनियन फुटबॉल टीम। ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, तो मैं इसमें डिस्कस नहीं कर रहा, मजे से मैंने डिस्कस करा था लास्ट लेक्चर में। हाँ, यूरोपियन यूनियन की टीम बनी तो शायद वो वर्ल्ड कप में जीतेगी। आते हैं वापस अपने लेक्चर पे। वन ineffective in establishing conventions for informal and cooperation and interaction. Hence the Southeast Asian बनाया कि देखो ये रहा मैप। साउथ ईस्टर्न इन नेशन में कौन कौन से करते हैं कंट्रीज। तो दोस्तों आप ये चाइना के नीचे जो कंट्रीज देख रहे हो, ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट में जो कंट्रीज देख रहे हो, वो सब लाइक करते हैं आपके साउथ ईस्ट एशिया नेशन में। अब मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ कि चाइना कहाँ लाइव करता है, मंगोलिया कहाँ लाइव करता है, और ये जो आपके कोरिया जापान है ये कहाँ लाइव करते हैं, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो साउथ ईस्ट एशिया का मतलब है ये चाइना का नीचे, इंडिया का राइट, ठीक है। अगर ऐसे देखो, वैसे अगर आप उल्टे तरीके से देख रहे हो तो लेफ्ट। इस तरीके से अगर मैप में देखो तो इंडिया का राइट, चाइना के नीचे, ऑस्ट्रेलिया के लेफ्ट। सिंपल सी बात है। और ऑफ कोर्स अंटार्कटिका के ऊपर, ये मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ये आपका ऑल्टरनेटिव बाय एस्टेब्लिशिंग द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो ये एशियन के जो नेशंस हैं इन सब ने डिसाइड करा कि हम जो एशियन बना रहे हैं, ठीक है। कैसे एस्टेब्लिश हुआ देखते हैं इसे। और इसमें यूएसए का काफी बड़ा रोल है एशियन को एस्टेब्लिश करने में। एक काइंड ऑफ वो कैपिटलिज्म यूएसए ने चलाया यहाँ पे, यूएसएसआर की काउंटर अपने कंट्रीज खड़े करे, ठीक है। तो एशियन खड़ा करने में यूएसए का बहुत बड़ा रोल है। याद रखिए, बड़ी पावर्स के सपोर्ट के बिना चीजें चलाना बहुत टफ होता है। इंडिया इसलिए काफी एक सक्सेसफुल कंट्री है, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला तो उसे बड़े पावर से। हाँ, यूएसएसआर से मिला सपोर्ट, अगर वो नहीं मिलता तो और बुरा हाल होता हमारा, पता नहीं क्या होता। बट ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, बड़े पावर्स का सपोर्ट चाहिए होता है। एशियन पे वापस आते हैं, एशियन कैसे बना। यहाँ पे आपसे लेट्स डू इट एक पूछा हुआ है, लोकेट द एशियन मेंबर्स एंड मैप, फाइंड द लोकेशन ऑफ द एशियन सेक्रेटरीट। बताओ एशियन सेक्रेटरीट कहाँ है, कमेंट सेक्शन में बताओ। और एशियन के अंदर 10 कंट्रीज आते हैं, उन 10 कंट्रीज के नाम कमेंट सेक्शन में लिखो। इससे पहले मैं बताऊं, वीडियो पॉज करो और लिखो। एशियन 1967 में बना, 5 कंट्री ने मिलकर बनाया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, बाय साइनिंग दी बैंकॉक डिक्लेरेशन। एग्जाम में पूछ लेते हैं एमसीक्यू में कि कौन सा डिक्लेरेशन था जिसमें एशियन बना। आंसर है बैंकॉक, थाईलैंड में है, ठीक है। 5 कंट्रीज आसपास ही हैं ये दोनों। ये रहा आपका थाईलैंड, ये रहा फिलीपींस, है ना। तो ये आपका थाईलैंड है, उसके बाद मलेशिया है, सिंगापुर मलेशिया के थोड़ा नीचे फिलीपींस, ये रहा दोस्तों, है ना। और आपका एक और जो कंट्री है वो इंडोनेशिया। ये येलो में जो है इंडोनेशिया है, ये जो ग्रे कलर अजीब सा कलर है ये मलेशिया है, ऑरेंज में थाईलैंड है। 3 कंट्रीज ये हो गए, चौथा फिलीपींस, सिंगापुर डॉट सा एक कंट्री है, ढूंढना मुश्किल है लेकिन इतना बड़ा सुपर पावर है आज, ठीक है। द objectives of ASEAN were primarily to accelerate economic growth and through that social progress and cultural development। एक चीज क्लियर हो गई थी दुनिया के लोगों को और स्मार्ट लोगों को स्पेशली, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये अगर हो जाए ना तो सब बढ़िया रहेगा, सब चंगा है ना। ये इस पॉलिसी के बेसिस पे चीजें चली। एशियन हो गया, चाइना का राइज हो गया, या तीसरा आपका यूरोपियन यूनियन हो गया, तीनों ने सेम स्ट्रेटजी फॉलो करी है, ठीक है। A secondary objective was to promote regional peace and stability based on the rules of law and the principles of United Nations Charter। तो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है, उसके बेसिस पे चलेंगे। और ये सेकंड था, मेन है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एशियन मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। मेन आप अपने कमेंट अपने नोट्स में लिख लो। उसके बाद दोस्तों ब्रूनी, ब्रूनी बोलते हैं इसका लेकिन पूरा नाम है ब्रूनी दरुसलम, वियतनाम, लाओ, पीडीआर, म्यांमार, कंबोडिया ने भी एशियन को ज्वाइन कर दिया और 10 मेंबर का नेशन है। तो ये सब नेशन है। एक चीज याद रखो जो मैं समझाने के लिए कहता हूँ, ये पपुआ नी गिनी के अलावा जितने भी लेफ्ट में नेशन हैं सारे एशियन के अंदर आते हैं। तो आपका ये आ गया म्यांमार, है ना। फिर आ गया दोस्तों आपका वियतनाम, कंबोडिया, लाओ पीडीआर, ठीक है, और ब्रूनी दरुसलम। ब्रूनी ब्रूनी कहाँ है भाई ब्रूनी। तो ब्रूनी यहीं कहीं है, देख लेना यार, मैप में दिखा नहीं रखा इन्होंने। ये रहा ब्रूनी दरुसलम, है ना। ये जो आपका दिखा रखा है। तो ये सारे कंट्रीज मिलके आपका बने एशियान, ठीक है। पीडीआर की कोई मेरे को फुल फॉर्म पता है, लाओ पीडीआर, लाओ पीडीआर, ये नाम चेंज करा था इसने। पीडीआर की कोई फुल फॉर्म बता सकता है, कमेंट सेक्शन में लिखो। उसके साथ साथ ये आपको कुछ कुछ नेशंस दिख रहे हैं, मार्शल, नाउरू वाउरू, ये कभी और डिस्कस करेंगे इनका। छोटे छोटे नेशंस हैं, पता नहीं ये दुनिया में क्या कर रहे हैं, ठीक है।
इनके लिए एक वर्ड भी यूज किया जाता है, किसी को पता है ये वर्ड क्या यूज किया जाता है इन सब नेशंस को मिला के? किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में फिर से लिखो। चलिए शुरू करते हैं। अनलाइक ईयू, ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा, देयर इज लिटिल डिजायर इन एशियन फॉर सुप्रा नेशनल स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशनल्स। बिल्कुल ईयू और एशियन में फर्क ये है, ईयू जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, अपना पार्लियामेंट बनाएगा, अपनी कॉमन करेंसी करेगा, इवन तो वो कह रहा है पार्लियामेंट भी अपना रख दे। लेकिन लेकिन आपका जो एशियन है उसकी ऐसी कोई डिजाइन नहीं है। एशियन का फोकस है कि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना है। ईयू इकोनॉमिक से आगे है, इकोनॉमी से आगे है, अपनी करेंसी चलाता है, अपना कॉमन वीजा रखता है ना, अलग अलग चीजें रखता है। एशियन कंट्रीज हैव सेलिब्रेटेड व्हाट हैज बिकम नोन एज द एशियन वे। उनका अपना तरीका है और बहुत ही सक्सेसफुल है एशियन दोस्तों। अ फॉर्म ऑफ इंटरेक्शन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंटेशनिस्ट एंड कोऑपरेटिव। मतलब कोऑपरेट करो, इनफॉर्मल, ज्यादा फॉर्मली भी चीजें नहीं रखो, सिंपल इकोनॉमी पे फोकस रखो। द रिस्पेक्ट ऑफ नेशनल सोवरेनिटी इज क्रिटिकल टू द फंक्शनिंग ऑफ एशियन। तो म्यांमार में लड़ाई हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, एशियन क्रिटिसाइज ही नहीं करता। म्यांमार में खूब पंगे हुए, कभी इंडोनेशिया में, कभी इधर पंगे हो रहे होते हैं, क्रिटिसाइज ही नहीं करता। एशियन का फोकस है इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमी। ठीक है। ईयू में तो क्वेश्चन करने लग जाते हैं, इसलिए ईयू में थोड़े इश्यूज चल रहे हैं। एशियन में ये सब पंगे नहीं है, साथ चलते हैं। बाउंड्रीज डिफाइन कर रखी है कि इसी बाउंड्री के अंदर रहना है। With some of the fastest growing economies in the world, ASEAN broadened its objective beyond the economic and social spheres. तो एशियान ने देखा काफी सक्सेसफुल है, अब क्या करें, तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं, एशियान को वर्ल्ड मैप पे लाते हैं। सबसे पहले दोस्तों बेसिक यही रहता है, इकोनॉमिकली डेवलप करो। चाइना ने फॉलो करा और एशियान ने भी फॉलो करा। इंडिया कर रहा है, नहीं भी कर रहा, दोनों चीजें चल रही हैं। उसके बाद दोस्तों आपकी पॉलिटिकल पावर खुद ही आती जाती है। इंडिया थोड़ा सा पॉलिटिकल में ज्यादा घुसने की कोशिश कर रहा है, आप अगर इंटरनेशनल अफेयर समझो ना। रशिया भी सेम गलती कर रहा है, रशिया इकोनॉमिकली काफी वीक है, ठीक है, काफी डिपेंडेंट है, काफी वीक है, पॉलिटिकली स्ट्रांग है। तो जो आप दुनिया में देखोगे, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होना काफी जरूरी है। जो हमने सॉफ्ट पावर वगैरह के बारे में यूएसए का पढ़ा था, यूएसए सब चीजों में आगे है, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, कल्चरली, है ना। आपको पहले इकोनॉमिकली आगे होना होता है, फिर कल्चरली, उसके बाद मिलिट्री, है ना। मिलिट्री में पॉलिटिकली मतलब यूएन में आपका वॉइस वगैरह, उसके बाद दूसरे देशों पे दबाव डालो, है ना, कि भाई ये लैंड हमारा, ये लैंड उसका। तो एशियान ने पहले इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रांग करा, अब 2003 में कुछ कुछ चीजों में आगे भी बढ़ रहा है, इकोनॉमिक और सोशल स्फीयर से भी। In 2003, ASEAN moved along the path of the European Union by agreeing to establish an Asian community comprising three pillars, namely ASEAN Security Community, एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड एशियन सोशियो कल्चरल कम्युनिटी। तो तीन चीजों में ध्यान दे रहा है, सिक्योरिटी, इकोनॉमी और सोशियो कल्चरल चीजों में। ठीक है, ये एशियन का फ्लैग है, आपको दिखता है काफी जगह। जैसे जब मैं वहां पे गया था दुबई में, वर्ल्ड एक्सपो में, तो वहां पे क्या हुआ कि एशियन की सारी कंट्रीज टुगेदर आए हुए थे, सब एक साथ आते हैं। तो ये इनकी फिलोसफी रहती है। रिपब्लिक डे जब हुआ इंडिया में परेड, सब कंट्रीज साथ में आए। तो इन द एशियन लोगो द 10 स्टॉक्स, ये 10 हैं दोस्तों, कैलकुलेट कर लेना, ऑफ पैडी, पैडी मतलब राइस होता है, रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर इन फ्रेंडली एंड सॉलिडारिटी। द सर्कल सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ एशियन। तो ये फ्लैग बड़े स्मार्टली बनाए गए, 10 कंट्रीज, उनकी फ्रेंडलीनेस और सॉलिडारिटी है, साथ साथ देखो जुड़ रहे हैं, और सर्कल का मतलब है यूनिटी। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो हमने पढ़ी, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सिक्योरिटी कम्युनिटी, इकोनॉमिक कम्युनिटी, सोशो कल्चरल कम्युनिटी। हर सिक्योरिटी कम्युनिटी के बारे में पढ़ लिया, अब इकोनॉमिक कम्युनिटी के कुछ ना कुछ याद रखना होता है, ये चीजें आप याद रखोगे। आते हैं अब एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी में। इट वाज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स शुड नॉट एस्केलेट इनटू आर्म्ड कन्फ्रंटेशन। तो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी में क्या बोलते हैं कि इन देश, देखो ये दोस्तों देश ना बहुत आसपास है, तो इनमें भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया और पाकिस्तान में या इंडिया और चाइना में टेरिटोरियल डिस्प्यूट है। तो बोलते हैं टेरिटोरियल डिस्प्यूट में ऐसा नहीं होना चाहिए कि वॉर पे आ गए, बम बम फेंकने लग गए, ये लग गए, बातचीत से मामला सुधार लो, है ना। By 2003, ASEAN had several agreements in place by which member states promised to uphold peace, neutrality, cooperation, non-interference, and respect for national differences and sovereign rights. तो वही चीजें बेसिकली एशियान ने 2003 में एग्रीमेंट साइन करे कि पीस रखेंगे, कोऑपरेशन, इंटरफेयर एक दूसरे के मामले में कम से कम करेंगे, और सॉवरेन, सब देशों के राइट्स की रिस्पेक्ट करेंगे।
एशियन रीजनल फोरम जो बना 1994 में इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट कैरीज आउट कोऑर्डिनेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। तो सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी ये डिसाइड करता है कि हमें यूएन में भी क्या बोलना है, बाकी कंट्रीज से हमें क्या रिलेशन रखने हैं, है ना। एशियन वॉज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। इवन आज भी इकोनॉमिक एसोसिएशन है, ये याद रखना। बाकी चीजों में हाँ ट्राई कर रहा है, लेकिन वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं है। इकोनॉमिकली इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। साथ में आ जाते हैं 10 कंट्रीज, तो ऐसा लगता है कोई पहाड़ आ गया। इकोनॉमिकली इतने स्ट्रांग है। सिंगापुर, मलेशिया को तो आप जानते ही हो, है ना। इवन इंडोनेशिया इज ऑल्सो डूइंग वेरी गुड जॉब, है ना, इन दी वर्ल्ड। While the Asian region as a whole is a much smaller economy compared to the US, EU and Japan, its economy is growing much faster than all these. बहुत तेज ग्रो कर रहा है, बहुत तेज। इंटरनेट बूम ये 90 और अर्ली 2000 में थोड़ा सा क्रैश हो गया था ये कंट्रीज, वरना तो बहुत ही तेज ग्रो। इवन उसके बाद भी काफी अच्छे, काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कंट्रीज। अच्छा खासा चैलेंज देते हैं इंडिया को। इवन उससे भी तेज काफी जगह पे ग्रो कर रहे हैं। ठीक है। दिस अकाउंट्स फॉर द ग्रोथ इन इट्स इन्फ्लुएंस बोथ इन रीजन एंड बियॉन्ड। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब आप तेजी से ग्रो करो, आपका बाहर से इन्वेस्टमेंट, बाहर से पैसा आने लग जाता है ना। तो वो इन कंट्रीज को काफी अच्छा मिला है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में काफी स्ट्रांग है। और अपनी करेंसी इन्होंने बहुत गिरा रखी है। ठीक है। इन सब की करेंसी आप चेक करोगे बहुत नीचे गिरी हुई है। हाँ कुछ कुछ एक्सेप्शन है, जैसे सिंगापुर डॉलर, अदरवाइज करेंसी इन सब की अलग अलग है और गिरा रखी है। The objectives of Asian Economic Community are to create a common market and production base within Asian states and to aid social and economic development in the region। तो हमने दोस्तों पढ़ लेते हैं कि इसका फोकस है कि कॉमन मार्केट बनाओ। ठीक है। एक मार्केट सब कंट्रीज को, ट्रेड बैरियर्स रिड्यूस करो, प्रोडक्शन बेस बढ़ाओ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट करो। द इकोनॉमिक कम्युनिटी वुड ऑल्सो लाइक टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजॉल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स। इकोनॉमिक डिस्प्यूट्स होते रहते हैं बिटवीन दीज नेशंस, तो उसको रिजॉल्व करो। किसी एक्सटर्नल कंट्रीज हो रहे हैं उसको रिजॉल्व करो, है ना। ये भी काम है इसका, इकोनॉमिक कम्युनिटी का। एशियन हैज फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट। ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बहुत साइन करते हैं कंट्रीज कि ट्रेड बैरियर्स हटाओ, इकोनॉमिकली आगे बढ़ो। और इनको अपनी पोटेंशियल पे काफी ज्यादा ट्रस्ट है, तो इनको लगता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे फेवरेबल रहेंगे। तो इन्होंने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन्वेस्टमेंट में, लेबर में, सर्विसेज में साइन करें। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दोस्तों क्या होता है कि अलग अलग स्फीयर्स में रहता है। ऐसा नहीं होता कि हाँ सब चीजें एफटीए के अंदर आ गई। तो कभी कभी सर्विसेज आती हैं, फिर उसके बाद गुड्स आता है, कभी लेबर आता है ना। जैसे इंडिया से जब भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कोई कंट्री करता है तो सर्विसेज में नहीं करता, क्योंकि इंडिया सर्विसेज में बहुत स्ट्रांग है। वो दूसरे देश को खा जाएगा अगर सर्विसेज में हो। तो जनरली आपको दिखेगा कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सर्विसेज में नहीं, गुड्स में करेंगे, जहां इंडिया को थोड़ा डोमिनेट ही कर लेते हैं। द यूएस एंड चाइना हैव ऑलरेडी मूव्ड फास्ट टू नेगोशिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद एशियन, और सब भले में है। ASEAN is rapidly growing into a very important regional organization। बहुत इंपॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है, आपको हमेशा ये न्यूज में दिखेगी। ठीक है। इट्स विजन 2020 हैज डिफाइंड एन आउटवर्ड लुकिंग रोल फॉर एशियन इन द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो इसने अपना विजन सेट करा है कि हमें अपना रोल अब रीजन में ही नहीं, इंटरनेशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। दिस बिल्ड्स ऑन द एग्जिस्टिंग एशियन पॉलिसी टू एनकरेज नेगोशिएशन ओवर द कॉन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन। पॉलिसी बहुत अच्छी है, बहुत सिंपल है। लड़ाई नहीं, टेबल पे बात कर लो। लड़ाई के बाद भी आप टेबल पे आते हो तो पहले ही टेबल पे बात कर लो, वहीं पे रिजॉल्व कर लो। Thus, ASEAN has mediated the end of Cambodian conflict, East Timor crisis, and meets annually to discuss East Asian cooperation। इसको नोट्स में कर लेना, क्योंकि ये चीजें ज्यादातर मिलती नहीं है। एशियन का ये सक्सेस है। ठीक है। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रखा है, इजेंट इंडिया पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया? क्या लगता है? द नॉर्थ इंडियन स्टेट्स एंड सो आर सो क्लोज टू द एशियन कंट्रीज। तो आपके जो स्टेट्स है, जैसे मिजोरम हो गए, है ना, नागालैंड, मणिपुर, कितने पास हैं ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के। क्या आप ये नहीं कहोगे कि सिंस वो भी ईस्ट में आते हैं तो इंडिया भी एशियन का पार्ट हुआ? एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसके बारे में सोच रहा हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको इस बारे में तो डायरेक्शन दे ही दूं कि हाँ भले ही इंडिया एक सेपरेट कंट्री है, साउथ एशिया में आता है, लेकिन जो इसकी कनेक्टिविटी है विद ईस्ट, ये इंडिया को काफी एक अट्रैक्टिव बनाती है। मतलब अगर इंडिया चाहे इन कंट्रीज के साथ अच्छे खासे ट्रेड कर सकता है, अपना नॉर्थ ईस्ट को अच्छा खासा डेवलप कर सकता है।
रोड्स बढ़िया बनानी पड़ेंगी, हमें रेलवे कनेक्ट करना पड़ेगा, शिप से कनेक्ट करना पड़ेगा, बहुत अच्छी पोटेंशियल है, उसको हमने ज्यादा एक्सप्लोर करा नहीं है और अभी हम वही कर रहे हैं। तो आप देख रहे होगे कि गवर्नमेंट काफी कुछ प्रोजेक्ट बना रही है नॉर्थ ईस्ट पे। ये तरीका बेस्ट है नॉर्थ ईस्ट को डेवलप करने का। दो तरीके हैं नॉर्थ ईस्ट को, या तो अपने बाकी रीजन से डेवलप करो, वो तो चल ही रहा है, वो स्लो है। नॉर्थ ईस्ट को रियल डेवलप अगर आपको करना है तो बांग्लादेश और ये जो आपके एशियन कंट्रीज हो गए इनसे कनेक्ट कर दो, मजा आ जाएगा। मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन जो है एक सॉलिड तरीके से इंडिया को ग्रो कर रहा होगा। तो ये पॉइंट आप अपने नोट्स में लिख लेना। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ रखा है कि एआरएफ के मेंबर कौन कौन है। एआरएफ मतलब एशियन रीजनल फोरम, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह है। ईस्ट एशियन नेशन, वी विल हैव टू गेट यूज्ड टू इट। क्या लिखा है? इंडिया लुक ईस्ट पॉलिसी सिंस द अर्ली 1990s एंड एक्ट ईस्ट पॉलिसी सिंस 2014 हैव लेड टू ग्रेटर इकोनॉमिक इंटरेक्शन विद द ईस्ट एशियन नेशंस। इसमें एशियान, चाइना, जापान और साउथ कोरिया आता है। तो ईस्ट एशियन नेशंस, ठीक है, उसमें सिर्फ साउथ ईस्ट एशियन नहीं है। इंडिया ने लुक ईस्ट पॉलिसी स्टार्ट करी थी 1992 के बाद। 1992 के बाद काफी कुछ किया है इंडिया ने। इसराइल से अच्छे रिलेशन कर रहे हैं, यूएसए से अच्छे रिलेशन हुए हैं और एशियान से भी अच्छे रिलेशन हुए हैं। 2014 में इंडिया ने डिसाइड करा कि लुक ईस्ट बहुत हो गया, अब एक्ट करो और तेजी से मूव करो, अच्छा कोऑर्डिनेशन करो। तो अच्छा कोऑर्डिनेशन अब इंडिया कर रहा है, आपको आगे भी काफी कुछ दिखेगा, इसलिए रीजन के क्वेश्चंस काफी आ सकते हैं। The current economic strength of ASEAN, especially its economic relevance as a trading and investment partner to the growing Asian economies such as India and China, makes it an attractive proposition. तो एक इकोनॉमिकली रिलेवेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, एज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनर। और इंडिया चाइना के पास भी है ये, तो अच्छा कोऑर्डिनेशन, अच्छा पोटेंशियल है इन कंट्रीज में, है ना। कि भाई यहाँ टूरिज्म चल सकता है, आपके रेलवे बन सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो तो सब कंट्रीज बेनिफिशियल रहेंगे, है ना। तो काफी अट्रैक्टिव जगह है ना। और इंडिया चाइना के दोनों के पास है, ऊपर जापान है और साउथ कोरिया भी है। फिर आप देखो तो ऑस्ट्रेलिया भी पास आ जाता है। तो लोकेशन भी काफी अट्रैक्टिव है, काफी पीसफुल जगह है। हाँ, इनमें सुनामी वगैरह का कुछ कुछ इशू रहता है, अदरवाइज पीसफुल। वॉल्केनो भी कभी कभी फट गया, अदरवाइज मोस्टली पीसफुल। लीडर्स हाँ करप्ट है, काफी जगह पे करप्ट है, बट ओवरऑल ठीक ठाक है, ठीक है। लीडर्स तो हर जगह ही करप्ट दिख ही जाते हैं। ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडियन फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू एशियन। तो कोल्ड वॉर में इंडिया ने ध्यान नहीं दिया एशियन पे। और हम, मतलब ये होता है ना दोस्तों, नए नए नेशन है, हर जगह कहाँ ध्यान देंगे हम भी डेवलप हो रहे थे, तो ये भी एक पॉइंट है। आप पूछो कि इंडिया क्यों नहीं ध्यान दे रहा था, तो 1990s तक इंडिया ने ध्यान नहीं दिया और इंडिया की इकोनॉमी भी क्लोज थी, तो ध्यान भी क्यों दें, है ना। ध्यान भी क्यों दें, इकोनॉमी क्लोज थी, सेल्फ रिलायंट थी। इकोनॉमी 1992 में ओपन हुई, 1991 1992 में ओपन हुई, फिर उसके बाद तेजी से हमने ध्यान दिया वहाँ। बट इन रिसेंट ईयर्स इंडिया हैज ट्राइड टू मेक अमेंड्स। सबसे पहले लुक ईस्ट, फिर एक्ट ईस्ट, अलग अलग वर्ड्स हैं, ध्यान रखो। लुक ईस्ट 1992 के बाद स्टार्ट हुई है, 1990s में फॉलो हुई। मतलब लुक करना है हमें, पोटेंशियल देखनी है उस रीजन की, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक्ट ईस्ट का मतलब है तो आप भैया एक्ट करो, बहुत लुक हो गया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करो, जहाज चलाओ एक कंट्रीज के बीच में कनेक्टिविटी, और एग्रीमेंट साइन करो, बायलेटरल एग्रीमेंट साइन करो एक एक कंट्री से जाके, ये सब एक्ट ईस्ट में आ रहा है। इट साइंड ट्रेड एग्रीमेंट्स विद 3 एशियन मेंबर्स, मलेशिया, सिंगापुर एंड थाईलैंड। Asian India Free Trade Agreement also came into effect in 2010. तो Free Trade Agreement भी हुआ। Asia's strength, however, lies in its policies of interaction and consultation with member states, with dialogue partners, and with other non-regional organizations. ठीक है, एशिया की स्ट्रेंथ लाई करती है इन इट्स पॉलिसी ऑफ इंटरेक्शन एंड कंसल्टेशन विद मेंबर स्टेट्स। आप एक दो मेंबर से अच्छे रिलेशन रखो, बाकी सब मेंबर से भी अच्छे रिलेशन आपके हो जाएंगे। और ये बढ़िया से डायलॉग पार्टनर है, स्ट्रांग है ना, क्योंकि पीसफुली बात करते हैं और इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, अच्छे ग्रो कर रहे हैं, तो इनकी बात सुनी भी जाती है। इट इज ओनली regional association in Asia that provides a political forum where Asian countries and the major powers can discuss political and security concerns. तो इकोनॉमिकली हाँ बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आप पॉलिटिकल और सिक्योरिटी कंसर्न्स भी यहाँ डिस्कस कर सकते हो एक ऐसा अकेला फोरम में। Leaders released postal stamps to commemorate Silver Jubilee of India-Asian Partnership in New Delhi on 25 जनवरी 25 जनवरी 2018। इसी टाइम में ये 26 जनवरी पे इंडिया आए थे 10 एशियन नेशंस,
और इन्होंने पोस्टल स्टैंप करी थी। 25 साल हो गए थे इंडिया एशियान के रिलेशन को। किस रिलेशन को? लुक ईस्ट को दोस्तों, लुक ईस्ट। यहाँ एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछ रखा, व्हाई डिड एशियान सक्सीड वेयर सार्क डिड नॉट? इज दिस बिकॉज दे डू नॉट हैव वन डोमिनेंट कंट्री इन दैट रीजन? इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत अच्छा, इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा एनालिसिस वाला पॉइंट। मे बी यूपीएससी टाइप एग्जाम में आ सकता है, इसको लिखना बड़ा टफ हो जाएगा। एशियन में सारे कंट्रीज स्मॉल हैं, ठीक है, हाँ सिंगापुर है, ये है, लेकिन वो छोटे कंट्रीज हैं। बाकी सारे कंट्रीज स्मॉल है, कोई डोमिनेंट प्लेयर नहीं है। सार्क में क्या हुआ है, इंडिया एक बहुत ही डोमिनेंट प्लेयर है। बाकी कंट्रीज को डर लगा रहता है, अगर हमने कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये सब वगैरह साइन करे तो इंडिया हमें खा जाएगा। पहला रीजन। सेकंड रीजन है, पाकिस्तान और इंडिया ये दोनों भिड़ते ही रहते हैं एक दूसरे से, तो ये इस रीजन से भी सक्सेसफुल नहीं हो रहा। बिम्स्टेक जो है, बिम्स्टेक, ठीक है, बिम्स्टेक के बारे में आपने पढ़ा होगा, मैं काफी बार वर्ड्स यूज करता रहता हूँ। बिम्स्टेक ये भी ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। इसमें पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, इसमें पाकिस्तान नहीं है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगेन बाकी सब कंट्रीज का यही डर है कि इंडिया हमें खा ना जाए। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, हमें खा जाएगा अगर कुछ एग्रीमेंट वगैरह साइन करे तो। ये एक क्वेश्चन पे मैं छोड़ दे रहा हूँ, आप इसका आंसर अपने दीजिए, कमेंट दीजिए कि क्या एशियान इसलिए सक्सेसफुल है कि सारे कंट्रीज छोटे हैं और सार्क सक्सेसफुल नहीं है? ये एक क्वेश्चन है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका आप आंसर देने की कोशिश करिए। तो एशियन दोस्तों हमने खत्म करा। कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसका आंसर दे दूंगा। थैंक यू।